तो दोस्तों जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डू फॉर बेस्ट में। आप लोगों को पता होगा हमारे चैनल पे सामान्य अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पॉलिटी की क्लास चल रही है। लगभग पॉलिटी की 28वीं या 29वीं क्लास 28वीं क्लास है शायद, है ना। तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था भारतीय न्यायपालिका के बारे में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासों को देखिएगा, तभी आगे वाली क्लास समझ में आएगी। और आज हमारा टॉपिक कौन सा है? आज हमारा टॉपिक है संघ और राज्यों में संबंध। आप सबको पता होगा भारत राज्यों का संघ है ना। अनुच्छेद 1 में कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। और लगभग 28 राज्य हैं हमारे, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन्हीं का एक संघ है। और हम आपको बताते चले कि संघात्मक व्यवस्था है हमारे संविधान में, वो एक समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब कि जैसे कि बताएं, जैसे अमेरिका में है कि उसको जो राज्य हैं 50 राज्यों का संघ है, वो समझौते का परिणाम, वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो राज्य हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हमारे देश से। ठीक, तो आज हम उन्हीं राज्यों और केंद्र के जो संबंध हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 3 प्रकार से हमारे संविधान में इसको डिफाइन किया गया है। पहला है विधायी संबंध। देखिएगा पहला कौन, जैसे मान लो हमने देखा कि संबंध की बात करें तो 3 प्रकार से बांट के हम पढ़ते हैं, संविधान में अंकित हैं। कौन कौन से? विधायी के बाद है प्रशासनिक, उसके बाद है वित्तीय। विधायी का मतलब कानून के अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उसके क्या संबंध हैं, अगर प्रशासन के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उसमें क्या संबंध है, वित्तीय मतलब पैसों के मामले में देखा जाए तो उनमें क्या संबंध है। ठीक, और हम आपको बताते चलें कि जैसे हमारा जो एग्जाम होता है कि उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं समझ के, मतलब समझ के करना होता है उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम अनुच्छेद जरूर लिख देते हैं। अनुच्छेद तो याद ही करिएगा, उसके साथ साथ अपनी समझ को भी डेवलप करिएगा, जिससे बाय द वे हमारी क्लास से क्वेश्चन नहीं आ रहा है या हमारे कंटेंट से नहीं आ रहा है तो आप उसको समझ के चलिएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो आप वहाँ एलिमिनेट वाली जो थ्योरी होती है उसको आप लागू कर सकेंगे कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो, अगर आप रट्टा मार के जैसे अनुच्छेद 245 में पढ़ लिया, अब वहाँ मान लो अनुच्छेद 245 नहीं आया तो काम खत्म हो गया आपका, है ना। तो समझ के पढ़ना है। हालांकि हम दोनों चीज मतलब समझाते भी हैं और अनुच्छेद भी दिए हुए हैं, दोनों याद कराते चलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विधायी संबंध के बारे में। तो विधायी संबंध देखिए हमने लिख रखा है। विधायी संबंध कहां पे संविधान में है? भाग 11 में है। ठीक, कौन से अनुच्छेद से? 245 से 255 अनुच्छेद के बीच में है। ठीक, ये तो एक जनरल बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि जो विधायी संबंध हैं उसको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। कौन कौन से? क्षेत्र के आधार पर। ठीक, दूसरा कौन सा? क्षेत्र के आधार पर। दूसरा विषय के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर मतलब कि जैसे मान लो संसद है जो केंद्र को नियंत्रित करती है। संसद जो है वो पूरे भारत में कानून बना सकती है, वो क्षेत्र के आधार पर हो गया। और जो राज्य है अपने राज्य में कानून बना सकती है, वो भी क्षेत्र के आधार पर हो गया ना। तो क्षेत्र के आधार पर हम पढ़ेंगे, 245 में दिया है। और एक होता है विषय के आधार पर। विषय के आधार पर कौन से विषय पर कौन कानून बना सकता है, ये हो गया हमारा विषय के आधार पर। ठीक, तो हमारा अनुच्छेद जो 245 है इसमें क्षेत्र के आधार पर कानून बना सकते हैं। अब संसद का अगर क्षेत्र देखा जाए तो संसद का क्षेत्र संपूर्ण भारत होता है। ठीक, संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है और किसी एक भाग के लिए भी कानून बना सकता है। ठीक, अगर उसको पर्टिकुलर दिल्ली के लिए कानून बनाना है तो वो भी बना सकता है, अंडमान निकोबार के लिए कानून बनाना है तो वो भी बना सकता है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम राज्य की बात करें तो अपने किसी पूरे राज्य में वो भी कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल। ठीक, और अपने राज्य के किसी एक भाग में भी बना सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। अब किसका कौन सा क्षेत्र है आप सबको पता होगा, संसद का तो पूरा भारतीय है। ठीक, और राज्य का उसका पूरा राज्य है और किसी भाग में। ठीक, ये समझ में आ गया दोस्तों? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 246 के बारे में। अनुच्छेद 246 में क्या है? अनुच्छेद 246 में विषयों के बारे में है। विषय हम लोगों ने 7वीं अनुसूची में पढ़ा था, जिसमें सूची हमने वो पढ़ा था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसी में सूचियों का उल्लेख है, जो मतलब जो सूची 7 थी, अनुसूची 7 थी, उसमें भी सूचियों का उल्लेख था। वो हमने बता दिया था सूचियां क्यों बनाई जाती हैं।
ठीक। अब अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 246 में सूचियों की बात की गई है। हमारी संविधान में जो विषय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संघ सूची नंबर 1, और नंबर 2 हमारा है राज्य सूची, और नंबर 3 है समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है? संसद कानून बना सकती है, संघ कानून बना सकता है, ठीक। और राज्य सूची में क्या होता है? राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक। अब दोनों कानून बना सकते हैं। ये विषय निर्धारित किए गए हैं संविधान में, विषय निर्धारित किए गए हैं कि संघ में कौन कौन से विषय होंगे, ठीक, राज्य में कौन कौन से विषय होंगे, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय होंगे, ठीक। अगर हम हो गया, ये दोनों अनुच्छेद आ गए समझ में, वेरी गुड। तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। संघ सूची में जो हमारा संविधान बना था तो पहले 97 विषय थे। टोटल कितने थे? 97 विषय थे। संशोधन के आधार पर इसको बदल दिया गया है, ठीक। अब 100 विषय हो गए हैं, चेंज हुआ करता है। अब कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। ये हम संघ सूची की बात कर रहे हैं, नोट करते चलिएगा, ठीक। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब कितने हो गए? 61 विषय हो गए, 5 घटा दिए गए। अब समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए, ठीक, बढ़ा दिए गए। एक महत्वपूर्ण लिखिएगा, महत्वपूर्ण विषय लिखिएगा शिक्षा। क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो याद करिएगा, हमने पढ़ाया था सूची में, लेकिन याद करिए कि 42वें संविधान संशोधन में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी कानून बना सकता है। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 248 में। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब क्या है? देखो, सारे विषय तो संविधान में अंकित नहीं किए जा सकते हैं। कुछ विषय हैं, जैसे 100 विषय हैं हमारे संघ में अंकित हैं, 61 विषय हैं राज्य में अंकित हैं, समवर्ती में 52 विषय अंकित हैं, ठीक। अब जो इसके अलावा और कुछ बचेगा, इसके अलावा जो और कुछ बचे, अवशिष्ट मतलब शेष, और कुछ बचा, तो वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास है। अब यहाँ पे जो अंकित नहीं है वो सब पे, अब जो बचेगा वो उस पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो लिख लीजिए अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? ब्रैकेट में करके लीजिए संसद के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इस पे अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उस पे कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, ठीक। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या है कि बाय द वे, जैसे मान लो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ लोकसभा है संघ में और राज्यसभा है, ठीक। अब राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? अपने राज्य के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब राज्य का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा में, ठीक। तो अगर उसको लगा, मतलब राज्य सूची में कोई विषय है, राज्य सूची में कोई विषय है, अगर उसको लगा कि उस राष्ट्रीय हित में ये महत्वपूर्ण है, इस पे संसद को कानून बनाना चाहिए, और वो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर देती, ठीक। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कोई भी विषय अगर लगता है कि वो राष्ट्रीय हित में है और 2/3 से उसको पारित कर देती है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है, ठीक। उस पर राज्य की कोई मतलब राज्य से कोई मतलब नहीं, राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है? अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे। ये आपको जो बहुमत है ये हम पढ़ाएंगे आपको संशोधन में, जो संविधान संशोधन वाला चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक। ऐसे याद कर लीजिए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कोई भी विषय राष्ट्र हित में हो, संसद कानून बना सकती है, ठीक। समझ में आ गया होगा कि राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है। हमारे संविधान में बहुत से अनुच्छेद हैं जिसको डिस्कस किया गया है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको सिर्फ लेके आया हूँ। क्या है? राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कोई विषय राष्ट्र हित में है, उसमें संसद कानून बना सकती है, ठीक। अब अनुच्छेद हमारा 249 हो गया। अब अनुच्छेद 250 में क्या कहा गया है कि देखो, संघ राज्यों के संबंध में यह बात ध्यान रखी गई है। देखो, कुछ होता है जो मतलब कि डायरेक्ट नियंत्रण किया जाता है राज्यों पे, ठीक, और कुछ समन्वय स्थापित करके किया जाता है। तो अब डायरेक्ट वाले में देखिएगा, जैसे ये है अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि आपात उद्घोषणा पर राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है।
जैसे मान लो अनुच्छेद 352 के तहत हमारे मतलब हमारे संविधान में आपातकाल है, अगर वो लागू हो जाता है किसी कारणवश, ठीक, तो क्या होता है, संसद को पूरा अधिकार हो जाता है कि राज्य सूची पर या राज्य में कानून बना सकती है, राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। वो सारी पावर देश की केंद्र अपने हाथ में ले लेती है। जब भी कोई दिक्कत होती है, आंतरिक बाह्य आक्रमण जब होता है, तो ये आपात घोषणा होती है। आपातकाल के बाद, आपातकाल का जब हमारा वो चैप्टर आएगा तो हम उसको अच्छे से जानेंगे, ठीक। अभी इतना याद कर लो, अनुच्छेद 250 में क्या है, आपात उद्घोषणा पर, मतलब आपातकाल की उद्घोषणा पर अगर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि व करार। अंतर्राष्ट्रीय संधि का मतलब, जैसे बाय द वे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है, बाय द ऑस्ट्रेलिया से कोई संधि कराए, ठीक, महाराष्ट्र के लिए संधि कराए कि महाराष्ट्र में हमें ये पावर प्लांट लगाना है। अब क्या होगा कि अब वहाँ राज्य को ये अधिकार नहीं होगा कि अब मना कर दे। अब संसद वहाँ पे चाहेगी तो, मतलब अगर केंद्र अगर चाह गया तो वहाँ केंद्र अगर वहाँ से, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लगेगा तो फिर वहाँ पे लगेगा। अब राज्य उसका विरोध नहीं कर सकती, ठीक। तो राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, कब, अंतर्राष्ट्रीय संधि पर। मान लो पावर प्लांट लगा, उसमें लगा कि राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय पर कोई कानून बनाना चाहिए, तो संसद तब भी लग जाती है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो जो इम्पोर्टेंट था, हमने विधायी संबंध के बारे में हमने जान लिया, बहुत अच्छे से जान लिया। अब हम दूसरा हमारा टॉपिक है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, प्रशासन के बारे में सबको पता होगा कैसे प्रशासन होता है। तो हम दोनों केंद्र और राज्यों के अगर संबंध में बात करें तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है हमारा 256 में क्या दिया हुआ है, राज्यों को निर्देश संसद के कानून पालन कराने का। इसका मतलब ये है, ऐसे एज इट इज लिख लीजिएगा और इसको हम समझा दे रहे हैं, दिमाग में डाल लीजिए। मान लो संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक, मान लो संसद ने एनआरसी लागू की, तो अब राज्यों को वो निर्देश दे सकता है कि इसको आप पालन कराइए, अपने अपने राज्यों में इसको पालन कराइए। इसका मतलब ये है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 257 में क्या है, राज्यपालिका प्रयोग ऐसा करे कि केंद्र के कानूनों को बाधा ना हो। इसका मतलब यह है, जैसे बाय द वे, जैसे दो संघ सूची पर और राज्य सूची पर दोनों विषय में कानून बने और दोनों में अगर टकराव महसूस हो रहा है कि उनकी वजह से उनका कानून नहीं चल पा रहा है, तो इसमें भारी किसका होगा, केंद्र का होगा, ठीक। केंद्र अगर कानून कोई बनाया है तो उस पर राज्य ऐसा कुछ कानून ना बनाए कि उसको कानून, मतलब केंद्र के कानून को लागू करने में कोई बाधा उत्पन्न हो। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो राज्य कार्यपालिका प्रयोग ऐसा करे या कानून ऐसा बनाए कि केंद्र के कानूनों पर कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ठीक। उसके बाद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं प्रशासनिक जो संबंध है अखिल भारतीय सेवाओं का राज्य से, जैसे मान लो राज्यसभा से है, मान लो राज्यसभा को लगता है इस पे जो, मतलब जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उस पर इसको ऐड करना चाहिए, तो उसको पारित कर देती हैं, ठीक। तो उस पर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है। उसके बाद हम अनुच्छेद 352 में बात कर चुके हैं, आपात पर राज्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यह भी एक प्रशासनिक संबंध का पहलू है, ठीक। अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 263। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में दिया हुआ है और इसका गठन कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदया करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके सर्वप्रथम गठन कब हुआ, सर्वप्रथम गठन हुआ 18 मई 1990। कब गठन हुआ प्रथम मतलब सर्वप्रथम, तो 18 मई 1990। सहकारिता जो हमारा मतलब कोऑपरेटिव सिस्टम है राज्य और केंद्र के बीच में, सबसे महत्वपूर्ण है ये। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि मतलब डिस्कस करते हैं कौन सी समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या, मतलब सलाहकार होते हैं, सब अपनी अपनी सलाह देते हैं। हालांकि ये नहीं होता है कि सब सलाह माने ही, ठीक। एक प्रकार से डिस्कशन होता है, जो भी समस्याएं होती हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो हमने विधायी एंड प्रशासनिक संबंध के बारे में जान लिया। अब हमारा बचा है वित्तीय संबंध।
जो हमारा विधायी और प्रशासनिक संबंध है ये भाग 11 में है, लेकिन जो वित्तीय संबंध है ये संविधान के भाग 12 में है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं वित्तीय संबंध के बारे में। देखो वित्तीय संबंध, आपको पता ही होगा, वित्त मतलब पैसों का मामला। ठीक, मतलब संघ और राज्य के बीच में क्या क्या वित्तीय संबंध होते हैं, जैसे मान लो अनुदान देना राज्यों को, है ना, राजस्व का विभाजन, उसके बाद कराधान की शक्तियों का विभाजन, है ना। तो हम वित्तीय संबंध के बारे में जानेंगे, कहां से कहां तक दिया हुआ, 264 से 300 का के बीच में दिया हुआ है भाग 12 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हमारा है 265। 265 में क्या कहा गया है, पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। 265 में क्या कहा गया है, कोई कर विधि से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। इसका अगर हम सरल भाषा में अनुवाद करें तो सरकार ऐसा कोई कर नहीं लगा सकती है जिसमें उसने नियम ना बनाया हो। अधिरोपित मतलब थोप नहीं सकती, ठीक, नियम बना के, विधि बना के उसको लागू करना होगा और उसको इकट्ठा भी कर सकती है विधि बना के, ऐसे नहीं संग्रहित कर सकती। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद करते हैं 279, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 279। 279 में क्या दिया गया है, शुद्ध आगम की गणना। शुद्ध आगम मतलब होता है कि हमारे पास कितना मतलब आय आई है। जैसे मान लो हमने 100 रुपए कमाया, 100 रुपए कमाया और 20 रुपए हमने खर्चा कर दिए, तो शुद्ध आगम कितना हो गया हमारा, 80 रुपए हो गया। घटा देंगे, 20 रुपए तो हमने खर्चा ही कर दिए, जो वही होता है शुद्ध आगम। मतलब सरकार जितना व्यय करती है और जितना इनकम करती है उसको घटा देती है, जो बचता है वो होती है शुद्ध आगम। शुद्ध आगम की गणना कौन करता है, तो गणना करता है सीएजी द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि शुद्ध आगम की गणना कौन करता है, तो सीएजी करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 279A, 279A। 279 में क्या है, सबको पता होगा, जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। जीएसटी ये संशोधन किया गया था हमारे संविधान में, उसी के तहत जीएसटी काउंसिल लाई गई है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो कब लागू की गई थी, 1 जुलाई 2017 को, है ना, 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी काउंसिल से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे वित्त मंत्री हैं। ठीक, अभी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, तो इतने समय जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष वही होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, अनुच्छेद 280। 280 में क्या है, वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। 280 में क्या है, वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ये एक संवैधानिक संस्था है। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछता है ये संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था है। ठीक, ऐसा आप मतलब माइंड में डाल लीजिए कि जो भी संविधान में अंकित है तो वो हो गई संवैधानिक संस्था। ठीक, जो संविधान में अंकित है वो हो गई संवैधानिक संस्था। और जैसे मान लो बहुत सारे नियम बनाए, अधिनियम लाए जाते हैं, एक्ट लाए जाते हैं, तो उसके तहत अगर कोई संविधान मतलब आयोग का गठन किया जाता है या किसी संस्था का गठन किया जाता है तो वो एक वैधानिक संस्था होती है। ठीक, तो ये हो गया पर्टिकुलर। अगर संविधान में अंकित है उस आयोग के बारे में तो वो कौन सी संस्था हो जाएगी, संवैधानिक संस्था हो जाएगी ना। संवैधानिक मतलब समझ जाओ कि संविधान में अंकित होना चाहिए। ठीक, तो वित्त आयोग समझ में आ गया होगा। वित्त आयोग सबसे पहली बार गठन कब हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1951 में हुआ। कब हुआ, 1951 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी जी। ठीक, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी जी। इसको रट्टा मान लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी जी। उसके बाद कुछ हम फैक्ट की बात करेंगे जो इससे मतलब फैक्ट बन सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैक्ट है हमारा, सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसको एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 6 अगस्त 1952 को। डेट भले ही ना याद हो पर 1952 जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952। उसके बाद सर्वोदय योजना किससे संबंधित है, तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। इसको ऐसे एज इट इज लिख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। ठीक, तो 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की, 1950 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पीसीएस 2019 में आया है ये, इसको हमने वैसे ही रख दिया है, बिल्कुल बाय द वे रिपीट होता है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। देखो, सर्वप्रथम आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का एक गठन हुआ था। ठीक, कब हुआ था? अंग्रेजों के शासनकाल में। कब? 1938 में। 1938 में क्या हुआ था? जो आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर सब क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहली बार आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ? तो 1938 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आता है, योजना आयोग, है ना। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। 2015 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीति आयोग रख दिया गया है। इसका फुल फॉर्म भी होता है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, लिख लीजिए। ठीक, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे कौन है? उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। और प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। बहुत बार क्वेश्चन में मतलब पेपर में आ चुका है। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर। जब अमिताभ कांत थे तो बहुत बार सीईओ के बारे में आया। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और इसके अलावा ये दो हैं अनुच्छेद, इसको भी याद, ऐसे जानकारी के लिए याद। 266 में क्या है? 266 में भारत की संचित निधि। हम बात करते हैं ना, जैसे मान लो उच्चतम न्यायालय का वेतन, जो मतलब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि 266 अनुच्छेद में है। और 267 में क्या है? भारत की आकस्मिक निधि ना। जब ज़्यादा जरूरत होती है, आकस्मिक में जरूरत होती है, तब इससे मतलब वो धन निकाला जाता है। ठीक, तो दोस्तों हमने संघ और राज्यों के संबंध के बारे में अच्छे से जान लिया, उनके विधायी संबंध के बारे में, प्रशासनिक संबंध के बारे में, वित्तीय संबंध के बारे में। मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर से जरूर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जिससे ये महत्वपूर्ण वीडियो उनको भी मिलने लगे। धन्यवाद।